स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर तीसरा, जिसका 3 वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का जो चौथा वीडियो हमारा है वो है वैश्वीकरण के बारे में। पिछले 3 वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारत में जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम है, नई आर्थिक नीति है, वो क्यों प्रारंभ की गई थी और उदारीकरण और निजीकरण की अवधारणा क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम वैश्वीकरण और जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्व का एकीकरण, मतलब विश्व की या जो भारत है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ में मिलाना, उनका एकीकरण करना, एक तरह से क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। जैसे भारत के अंदर अगर हम देखें कि विभिन्न राज्यों के बीच में परस्पर जो व्यापार होता है स्वतंत्रता पूर्वक, उसी तरीके से विभिन्न देशों के बीच में भी आपस में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार हो सके, विभिन्न प्रकार के लेन देन हो सके। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना, तो विश्व की विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का भारत की अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकरण हो जाए, तो इस स्थिति को एक तरह से क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं जब आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं, वो परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाती हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर निर्भर बनाना, उनको एक बनाना, उनको आपस में मिलाना। अब किस प्रकार से मिलाना? का एक देश के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उन वस्तु एवं सेवाओं को दूसरे देशों को बेचना, और दूसरे देशों के द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उन वस्तुओं को अपने देश में प्राप्त करना। इस प्रकार से विभिन्न देशों के बीच में, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच में जब स्वतंत्रता पूर्वक लेन देन होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम एक तरह से क्या कहेंगे? वैश्वीकरण कहेंगे। और वैश्वीकरण का अर्थ अगर हम देखें, हम ऐसे कह सकते हैं, सीमा मुक्त विश्व की रचना करना। सीमा मुक्त का मतलब क्या हो गया? कि जैसे भारत है तो भारत की जो सीमा है, अलग अलग दूसरे देश हैं, उन देशों की सभी की क्या होती है? राजनीतिक सीमा होती हैं। लेकिन वैश्वीकरण का मतलब हो गया कि ये जो सीमा होती हैं वो ध्यान में नहीं रख के विभिन्न देशों के बीच में आपस में विभिन्न प्रकार के जो लेन देन है, व्यापार है, वो स्वतंत्रता पूर्वक एक तरह से हो सके। ठीक है, जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं, उन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का जब विभिन्न देशों के बीच में आपस में सृजन होता है, तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है? वैश्वीकरण को दर्शाता है। वर्तमान समय में अगर हम कहें कि भारत की जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो विदेशों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, विदेशों की बहुत सारी कंपनियां हैं वो भारत में लगी हुई हैं, तो ये एक तरह से किसका परिणाम है? वैश्वीकरण का ही परिणाम है। वैश्वीकरण के कारण ही ऐसा संभव हुआ है, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में एक दूसरे से मिल गई है। मतलब एक देश के द्वारा दूसरे देश को अपनी सेवाएं दी जाती हैं, दूसरे देश के द्वारा हमारे देश को या हमको सुविधाएं, सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो ये एक तरह से वैश्वीकरण को ही दर्शाता है। अब देखिए, एक हमारा वैश्वीकरण से संबंधित जो टॉपिक आता है वो हमारा है बाह्य प्रापण, या जिसको कहा जाता है आउटसोर्सिंग। अब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के संदर्भ में अगर हम आउटसोर्सिंग का मीनिंग अगर समझें, तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? विदेशों से विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करना, या दूसरे देशों को विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो एक तरह से किसको दर्शाती हैं? आउटसोर्सिंग। ठीक है, देखिए, आउट का मतलब क्या हो गया? बाहर से। सोर्सिंग का मतलब बाहर से, बाहर के स्रोतों से, सोर्सिंग से, स्रोतों से हमको विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं प्राप्त होती हैं वो एक तरह से वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुई है। वैश्वीकरण से पहले अगर हम देखें, ठीक है, भारत में जैसे 1991 में ये जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे, उससे पहले की अगर हम बात करें तो उससे पहले क्या होता था? हमारे देश की कोई भी कंपनी है, उनको विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं चाहिए, माना कि किसी प्रकार की कानूनी सेवाएं चाहिए, या कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं लेनी है, या विज्ञापन से संबंधित या सुरक्षा से संबंधित किसी प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती थी, तो इन सेवाओं की जो प्राप्ति है वो हमारे देश के अंदर से ही उनको प्राप्त करनी थी। ठीक है, देखिए, आउटसोर्सिंग का मतलब अगर हम बिजनेस स्टडी जब पढ़ते हैं उसमें भी हमारा आता है आउटसोर्सिंग, और आउटसोर्सिंग
का मतलब क्या हो गया का एक कंपनी है जैसे, ठीक है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो संगठन जो है उसके बाहर से जो अदर पार्टी जो तीसरी पार्टी है उनसे किसी प्रकार की सेवाएं अगर प्राप्त की जाती हैं वो आउटसोर्सिंग होती हैं। तो यहाँ पर हम ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं, वैश्वीकरण देख रहे हैं, तो वैश्वीकरण में भी आउटसोर्सिंग का मतलब एक तरह से क्या हो गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं वो दूसरे देशों से जब प्राप्त की जाती हैं तो वो एक तरह से किसको दर्शाएगा, आउटसोर्सिंग को दर्शाएगा। वैश्वीकरण से पहले विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं, चाहे वो कानूनी सलाह हैं, कानूनी सलाह हो गई, कंप्यूटर से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित सेवा हो गई हैं, या विज्ञापन से संबंधित हो गई हैं, सुरक्षा से संबंधित हो गई हैं, तो ये सारी जो सेवाएं हैं इनका स्रोत क्या था, हमारे देश के अंदर से ही इनको प्राप्त करना था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से क्या हुआ था कि हम ये जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं वो दूसरे देशों से भी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे देश भी हमारे यहाँ से विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। जिससे अगर हम बात करें बाह्य स्रोतों से, मुख्य रूप से आईटी क्रांति है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित हो गई हैं, या ध्वनि आधारित जो बीपीओ हैं, कॉल सेंटर की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग से संबंधित, लेखांकन से संबंधित सेवाएं हो सकती हैं, बैंकों से संबंधित सेवाएं हो सकती हैं, संगीत की रिकॉर्डिंग से संबंधित हैं, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श हो गए, ठीक है, एक देश के जो डॉक्टर हैं वो दूसरे देश में जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, या शिक्षण कार्य हो गया, टीचिंग का कार्य हो गया, एक देश के जो प्रोफेसर है, टीचिंग स्टाफ है, वो दूसरे देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आउटसोर्सिंग जो है वो एक तरह से क्या हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, और ये किसका परिणाम है, एक तरह से वैश्वीकरण का ही परिणाम है। वैश्वीकरण के कारण जो आउटसोर्सिंग है, बाह्य प्रापण है, उसमें तेजी से वृद्धि हुई है। विश्व की अनेक देशों की जो कंपनियां हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत जैसे देशों से अपनी कुछ सेवाएं जो है वो प्राप्त करें, क्योंकि देखिए भारत में एक तरह से क्या है कि जो श्रमिक है वो सस्ता मिल जाता है, कम मजदूरी दर पर, कम वेतन दर पर एक तरह से श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो क्वालिटी है, अच्छे कार्यकुशल श्रमिक, स्किल हम श्रमिक कह सकते हैं, अच्छे कार्यकुशल श्रमिक जो है वो कम लागत पर, कम कीमत पर एक तरह से भारत से उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े विकसित देशों की जो कंपनियां हैं वो भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से, छोटी छोटी कंपनियों से इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो प्राप्त कर रही हैं। जैसे माना कि आउटसोर्सिंग का अगर हम एग्जांपल देखें कि माना कि एक कंपनी है, एक कंपनी है, वो अपना कोई प्रोडक्ट है उसको बेचना चाहती हैं, और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो एक तरह से क्या करती हैं, विज्ञापन का सहारा लेती हैं। अब देखिए ये जो ए कंपनी है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर विज्ञापन का डिपार्टमेंट अपनी कंपनी के अंदर लगाती थी, उसका खर्चा एक तरह से क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उस विज्ञापन डिपार्टमेंट के लिए उसको पूरा नया सेटअप करना पड़ेगा, नए जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी, उनको रखना पड़ेगा, तो उसका जो खर्चा होता है वो एक तरह से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये जो कंपनी है वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, विज्ञापन के लिए अन्य किसी थर्ड पार्टी से अगर सेवाएं दे प्राप्त कर लेती हैं, माना कि एक विज्ञापन एजेंसी है, उससे वो कॉन्टेक्ट कर लेते हैं और उसके माध्यम से वो विज्ञापन देने का कार्य करती हैं, तो इसी स्थिति में इस कंपनी को क्या होता है, बहुत ही फायदा होता है, उसकी लागत एक तरह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये विज्ञापन एजेंसी, इसका काम क्या है, केवल विज्ञापन ही देना है, केवल ये इस एक कंपनी के विज्ञापन के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसके पास विज्ञापन के काम है, तो विभिन्न कंपनियां जो हैं उन सभी कंपनियों को ये विज्ञापन वहां से लेने का कार्य करते हैं। इस तरीके से ये विज्ञापन देने वाली जो एजेंसी वो लार्ज स्केल पर एक तरह से कार्य कर रही हैं, और एक कंपनी के द्वारा अगर अपना विज्ञापन का जो कॉन्टेक्ट है अगर वो इसे दिया जाता है तो उसके लिए एक कंपनी के लिए एक तरह से क्या होता है, बहुत ही सस्ता होता है। तो इसी कारण से अगर हम आज के समय में अगर हम देखें तो विश्व में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, उसके फलस्वरूप आउटसोर्सिंग की जो अवधारणा है वो एक तरह से क्या हो गई है, बहुत तेजी से बढ़ गई है। वर्तमान समय में जैसे इंटरनेट सुविधाएं हैं उनका भी एक तरह से प्रचार प्रसार हुआ है, और इंटरनेट
इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार होने से जैसे अमेरिका के कोई आईटी कंपनी है वो भारत से ही अपना जो कार्य है, मतलब अमेरिका में बैठे बैठे वो अपना कार्य ऑपरेट कर सकती हैं, लेकिन उसको जो श्रमिक चाहिए, जो स्किल लेबर की जो जरूरत है वो भारत से वो प्राप्त कर सकती हैं। उसको एक तरह से कम लागत पर एक तरह से जो लेबर है, एम्प्लॉयज है, वो एक तरह से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये एक तरह से किसको दर्शाते हैं? आउटसोर्सिंग को दर्शाते हैं। जैसे हम भारतीय कंपनियों की बात करें तो भारतीय कंपनियां जो हैं वो विश्व के विभिन्न देशों में आज अगर फैली हुई, जैसे सबसे पहले अगर हम ओएनजीसी जो कंपनी है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो 16 देशों में, इसके प्रोजेक्ट जो है वो फैले हुए 16 देशों में ओएनजीसी कंपनी है, उनका एक तरह से विस्तार हुआ है। टिस्को कंपनी की अगर हम बात करें जिसकी स्थापना निजी क्षेत्र में हुई थी, भारत में सबसे पहले 1907 में हुई थी, तो टिस्को कंपनी ने भी एक तरह से क्या किया, अपना जो व्यापार है, अपना जो विस्तार है वो 26 देशों तक एक तरह से फैला दिया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें टिस्को कंपनी जो है वो 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचती हैं और दूसरे देशों के लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोगों को एक तरह से ये रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम HCL कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसके भी जो कार्यालय हैं, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी जो है उसका भी कार्यालय 31 देशों में है और ये भी लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों को विदेशों में रोजगार देने का कार्य कर रही हैं। इसी तरीके से हैं, ठीक है, दवा बनाने वाली जो कंपनी हैं उनके भी जैसे अनुसंधान केंद्र हैं और जो प्लांट है जैसे उसका भी एक तरह से बहुत सारे देशों में विस्तार हो गया है। तो इस तरीके से हम देखें कि वैश्वीकरण के बाद में आउटसोर्सिंग, ठीक है, विभिन्न प्रकार के हमारे देश की जो विभिन्न कंपनियां हैं उनका भी दूसरे देशों में विस्तार हो गया है और साथ ही साथ दूसरे देश की जो कंपनियां हैं वो भी एक तरह से भारत में इंटरेस्ट ले रही है। मतलब भारत में एक तरह से क्या है कि जो लेबर हैं, ठीक है, जो कर्मचारी हैं वो सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए उनकी उत्पादन लागत एक तरह से क्या होती है, कम होती है और साथ ही साथ अच्छे कार्य कुशल लोग जो हैं वो भी कर्मचारी वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब देखिए बाह्य प्रापण जो है उससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर आउटसोर्सिंग बाह्य प्रापण को अगर यूज करती है तो उससे क्या होती है, उत्पादन लागत में एक तरह से कमी आ जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा था, विज्ञापन लागत का उदाहरण लिया था हमने। इसी तरीके से एक फर्म जो आउटसोर्सिंग है उसका यूज करके वो कम लागत पर अच्छी क्वालिटी की जो वस्तु है वो बना सकती है। तो वस्तुओं की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें एक तरह से सुधार हो सकता है। साथ ही साथ जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती है और कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब देखिए वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी 91 के बाद में, तो उससे विभिन्न देशों के बीच में व्यापार में एक तरह से तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन व्यापार के कारण सभी देशों को हितों को ध्यान में रखते हुए एक संगठन की स्थापना की गई थी 1948 में, ठीक है। 23 देशों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की थी जिसको एक तरह से क्या कहा जाता है, गेट, व्यापार और सीमा शुल्क पर सामान्य समझौता। इसमें 23 देशों ने 1948 में इस समझौते का, इस गठबंधन या इस संधि को बनाया था, महासंधि का निर्माण किया था और इसका उद्देश्य क्या था, तो विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है उस विश्व व्यापार में सभी देशों को समान अवसर एक तरह से मिल जाए। और बाद में 1995 में जो ये गेट था, व्यापार और सीमा शुल्क सामान्य समझौता, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1995 में, और इसका पूरा नाम क्या था, व्यापार और सीमा शुल्क पर सामान्य समझौता गेट। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान समय में अगर हम देखें 2020 में तो इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी है, 164 कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर हैं। अब देखिए ये जो विश्व व्यापार संगठन है वो एक तरह से क्या करता है, तो वैश्वीकरण के बाद में विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार होता है उस व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। अब देखिए विभिन्न जो देश हैं आपस में वो क्या करते हैं, पहले जैसे अपने व्यापार के ऊपर वो प्रतिबंध लगा देते थे अपने अपने ढंग से, मनमाने तरीके से। तो कोई भी देश किसी भी देश के साथ में मनमाने ढंग से, अनुचित तरीके से व्यापारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सके, इसलिए WTO जो है उसकी देख रेख करने का
का कार्य करता है। तो WTO एक तरह से क्या करता है कि कोई भी देश व्यापार पर अपने मनमाने तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। और विश्व व्यापार में वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ में सेवाओं का जो व्यापार है वो भी एक तरह से तेजी से बढ़े, इसके लिए भी WTO जो है वो कार्य करता है। तो WTO क्या कार्य करता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के व्यापार को एक तरह से बढ़ाने से संबंधित कार्य करता है। साथ ही साथ विश्व में जो उपलब्ध संसाधन हैं उन उपलब्ध संसाधनों का अच्छे से इष्टतम एक तरह से ऑप्टिमम प्रयोग हो सके, इस ओर भी कार्य करता है। साथ ही साथ उत्पादन का पर्यावरण के ऊपर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा के लिए भी ये कार्य करता है। इसके अलावा विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार होता है तो उन व्यापारों के पर जो प्रशुल्क लगाए जाते हैं, टेरिफ लगाए जाते हैं या अन्य प्रकार की जो बाधाएं हैं, प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधा जिनको हम कहते हैं, उनको भी ये दूर करने का प्रयास करता है ताकि विभिन्न देशों के बीच में व्यापार सुगमता से आसानी से हो सके, विभिन्न देशों की वस्तुओं का जो उत्पादन है वो अधिक से अधिक बाजारों तक एक तरह से पहुंच सके। इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जो व्यापार समझौते हैं उनको भी बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो विभिन्न देशों के बीच में जो स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार होता है वैश्वीकरण के पश्चात, वो सुचारू रूप से सही ढंग से चल सके, उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आता है, कोई बाधा नहीं आए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए विश्व व्यापार संगठन जो है वो कार्य करता है। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी 1948 में, तब से भारत भी एक तरह से इसका संस्थापक सदस्य हैं। और विश्व व्यापार संगठन जो नाम है वो कब आया था? 95 में। तो भारत जो है इसका एक तरह से संस्थापक सदस्य हम कह सकते हैं। और WTO के द्वारा जो भी नीतियां अपनाई गई थी उन नीतियों का एक तरह से भारत ने भी पालन किया है, ठीक है। व्यापार की जैसे उदारीकरण की अगर हम नीति की बात कर रहे हैं तो उदारीकरण की नीति की जो प्रतिबद्धता थी उसको भी भारत ने अपनाया है। उदारीकरण के फलस्वरूप भारत के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो उपाय किए गए हैं, ठीक है, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। व्यापार के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध थे उन प्रतिबंधों को भी भारत ने हटाया, जैसे कि प्रशुल्क दरों में एक तरह से कमी की गई, विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध हटाए गए हैं उनको भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का भारत एक तरह से संस्थापक सदस्य रहा है और विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए भारत भी एक तरह से अपनी सक्रिय भूमिका जो है वो अदा कर रहा है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि जो WTO है इसकी जो नीतियां हैं वो विकासशील देशों के अनुकूल नहीं है। ये हमेशा क्या करता है, जो विकसित देश हैं, ठीक है, उनका फेवर करता है एक तरह से। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि WTO की जो नीतियां हैं वो विकसित देशों के अनुकूल हैं, तो फिर भारत जो है वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य क्यों है? भारत को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता से त्याग दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो नीतियां हैं वो एक तरह से विकसित देशों के अनुकूल हैं जबकि विकासशील देशों के प्रतिकूल हैं। लेकिन फिर भी आज अगर देखें हम तो विश्व व्यापार संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा है, मतलब विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए। विकसित देशों ने कृषि सब्सिडी पर शिकायत दर्ज कराई, विकासशील देशों को धोखा भी दिया गया क्योंकि उन्हें बाजार खोलने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि विकासशील देशों की वस्तुओं का जो बाजार है उनको एक तरह से विकसित देश अपने यहाँ पे आने की अनुमति नहीं देते हैं। तो इस तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया जो है वो अपनाया गया है। इसलिए कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि WTO जो है उसको, मतलब भारत को उसको सदस्यता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उसके सदस्य होने के भारत को बहुत सारे लाभ हुए हैं। भारत के निर्यातों में वृद्धि हुई है, विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है, इसलिए भारत एक तरह से इसका सदस्य बना हुआ है। और विकासशील देशों के हितों के संरक्षण के लिए समय समय पर भारत जो है अपना जो मामला है, अपनी जो बात है, वो विश्व व्यापार संगठन का जो सम्मेलन होता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, उस सम्मेलन में अपनी बात जो है वो मजबूती से रखता है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाया गया है, नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार कार्यक्रम, इसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं और कौन कौन सी कमियां थी, दोष थी, आलोचनाएं थी, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा इस लेसन नंबर 3 का अंतिम पार्ट आएगा वो, ठीक है, पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।